बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने रियल नंबर्स के हवाले से डिस्कस किया, उसके अलावा उसकी टाइप्स और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हमने डिस्कस किया। फिर हमने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह भी किए। अब आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शंस। तो आइए देखते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं। हमारे पास फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या है? अ फंक्शन मे बी डिफाइंड एज अ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट इन डोमेन फॉर ऑल x is element of domain has a unique image in the range for all y is the element of range is called a function। अगर हम सिंपल अल्फाज में कहें कि फंक्शन है क्या चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मशीन है, यानी फंक्शन को आप समझें कि एक मशीन है। क्या है? फंक्शन एक मशीन है, ठीक है। हम कोई भी इनपुट इसके अंदर देते हैं, कोई भी इनपुट देते हैं हम, तो हमारे पास एक यूनिक आउटपुट आता है। क्या आता है? इस फंक्शन में कोई भी एक आउटपुट आता है। यानी फंक्शन हमारे पास एक ऐसी मशीन है जिसमें कोई भी चीज़ इनपुट किया जाए तो उसका कोई ना कोई आउटपुट आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर कोई एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें इसको, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है? बल्कि यूँ कहें हम c इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये हमारे पास क्या है? सर्कमफेरेंस का फार्मूला है, जहाँ पर c किस पे डिपेंड कर रहा है? किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? c हमारे पास रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सर्कमफेरेंस हमारे पास रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह एरिया भी आपके पास क्या होता है? वो भी आपको रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। यानी एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है और एक हमारे पास डिपेंडेंट वैल्यू होती है, ठीक है। अब फंक्शन के अंदर अगर हम देखें, अगर इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एक सेट ले लेते हैं हम, सेट ए, ठीक है। इसके कुछ एलिमेंट्स होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, कुछ भी आप एलिमेंट इसका दें। और एक सेट है हमारे पास सेट बी। सेट बी के भी इसी तरह कोई ना कोई एलिमेंट होंगे, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। और सेट ए सेट बी के ऊपर मैप कर रहा है। ये आपके पास फंक्शन है। सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के ऊपर मैप कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन होगा। अब इसमें हम ये देखेंगे कि कोई भी चीज़ आप इनपुट देते हैं तो कोई ना कोई इनपुट आउटपुट आता है, तो उसको हम फंक्शन कहते हैं। सही है, ये चीज़ यहाँ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर ये जो आपके पास ए है, सेट ए है, सेट ए को हम डोमेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? डोमेन कहते हैं। जबकि सेट बी को हम क्या कहेंगे? सेट बी को हम इसके अंदर इसको क्या कहेंगे? हम कोडोमेन, ठीक है। सेट बी को हम क्या कहेंगे? कोडोमेन। ये डोमेन हो गया और ये कोडोमेन हो गया। हम क्या बात कर रहे थे?
कि एक हमारे पास सेट ए होगा जो डोमेन कहलाएगा, फिर हमारे पास इस डेफिनेशन के मुताबिक हमने कहा ये एक यूनिक इमेज देगा किसके ऊपर, रेंज के ऊपर। तो ये जो सेट एक्स वाई को हमने इससे रिप्रेजेंट किया किसको, फंक्शन को, फंक्शन के एलिमेंट्स को, जो कि रियल नंबर है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि आपने रेंज की बात की थी, तो यहाँ तो आप कोडोमेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, मैंने इसको डोमेन कहा सेट ए को, यानी इनपुट को मैंने डोमेन कहा और आउटपुट को कोडोमेन कहा। लेकिन रेंज कहाँ गया, रेंज हमारी डेफिनेशन के मुताबिक क्या है, एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज इन द रेंज। अब ये देखें, ये मैप कर रहा है, ये इस पे मैप कर रहा है, ये इस पे मैप कर रहा है, ये इस पे मैप कर रहा है, इस पे मैप कर रहा है, यानी ये जितने भी सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट पर मैप कर रहे हैं उसको हम रेंज कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको रेंज का नाम देंगे, ठीक है। और ये जो बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं उसको हम बचे हुए एलिमेंट्स प्लस जो रेंज होगा उसको हम कोडोमेन कहेंगे। यानी सेट बी के तमाम एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। यानी यूँ भी कह सकते हैं कि रेंज जो है वो कोडोमेन का एक सबसेट है, यानी इसके अंदर से, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और ये जो मैप कर रहे हैं सेट ए के एलिमेंट्स वो तो आपके पास रेंज कह रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा भी इसके अंदर है। तो ये पूरा जो सेट बी होगा ये हमारे पास टोटली, इसको रेंज नहीं कहेंगे। अगर रेंज कहेंगे तो फिर ये डेफिनेशन पूरा नहीं उतरेगा। लेकिन हम इसको अगर कोडोमेन कहेंगे तो ये इसके अंदर जो एलिमेंट्स मैप कर रहे हैं वो फिर आपके पास रेंज होगा, रेंज कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अगर इसकी डेफिनेशन के तौर पर हम लिखते हैं डोमेन को, डोमेन समझ में आइए क्या है, लेकिन कलेक्शन और सेट ऑफ वैल्यूज for which a function is defined। यानी आपके पास वो वैल्यूज़ जिसकी वजह से फंक्शन डिफाइंड हो वो क्या कहेंगे हम, डोमेन कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखें तो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास से 1/x है, ठीक है। अब ये फंक्शन है, फंक्शन कैसे डिफ़ाइन होगा, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ कुछ पुट करने की वजह से ये अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा, क्योंकि हमें फंक्शन डिफाइंड चाहिए किसके अंदर, डोमेन के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर ज़ीरो पुट करें इसकी वैल्यू के ऊपर 1/x, अगर 1/0 होगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, तो फंक्शन क्या होगा, इसमें तो डिफाइंड नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पर ये चीज़ लाजमी मेंशन कर देंगे कि x जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, यानी x की वैल्यू कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी, तब जाके ये डोमेन कहलाएगा, यानी फंक्शन डिफाइंड होगा, ठीक है।
इसको किस तरह लिखेंगे हम? x इज़ एलिमेंट ऑफ r। r हमारे पास क्या है? रियल नंबर्स है, यानी x के अंदर हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन ज़ीरो के अलावा। अगर हम ज़ीरो इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा? फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, एक्सेप्ट ज़ीरो, यानी ज़ीरो के अलावा, ज़ीरो को माइनस करके तमाम रियल नंबर्स इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। एक और मिसाल अगर हम दें, f of x 1/√x - 2। ठीक है, अब इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं? सबसे पहले तो इसको इनइक्वालिटीज़ के फॉर्म में अगर लिखें हम, तो क्या हो सकता है? ये x - 2, ये लिख सकते हैं क्या? x - 2 लेस देन आर इक्वल टू 0। अगर हम ये लिखें, अगर इसको x 0 हो जाए, सॉरी x - 2 0 हो जाए, तो क्या ये फंक्शन डिफाइंड होगा? नहीं होगा। क्यों? कि अपॉन के फॉर्म में है, डिवीजन के फॉर्म में। डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो आपके पास क्या होगा? फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बल्कि हम यूँ कर सकते हैं, x या इस तरफ यहाँ लिख देंगे हम, x - 2 नॉट इक्वल टू 0। पहली बात तो ये है कि हम इसको इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे। ठीक है, फिर दूसरा क्या हो सकता है? x 0 नहीं लिख सकते हैं, तो फिर क्या होगा? 0 से बड़ी वैल्यू होगी हमारे पास, तब जाके अगर 0 से बड़ी वैल्यू होगा तो हमारे पास फंक्शन डिफाइंड होगा। -2 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, यानी ये हम नहीं लिख सकते, बल्कि क्योंकि हमारे पास इक्वल टू 0 तो वैसे भी नहीं आएगा। ठीक है, ग्रेटर के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, तो x क्या होगा? ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें 2 से ऊपर की जो वैल्यूज़ हैं वो फंक्शन का हिस्सा होंगे, वो रियल नंबर जो है वो फंक्शन का हिस्सा होंगे। ठीक है, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं? x इज एलिमेंट ऑफ 2 इक्वल होता, अगर हमारे पास इक्वल का साइन होता हम लिख सकते, तो फिर हम इस 2 को जो है वो सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख सकते थे, फंक्शन के अंदर लिख सकते थे, जो आपके पास रियल लाइन की जो वैल्यू होगी, यानी समझे यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है। ठीक है, ये इन्फिनिटी -इन्फिनिटी है और ये इन्फिनिटी है। ठीक है, अब ये इक्वल टू 0 नहीं कह रहा, बल्कि x की वैल्यू जो है वो 2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो इसका मतलब है 2 हमारे पास इसमें शामिल नहीं है, तो हम 2 के बाद इन्फिनिटी तक, ये जो ब्रैकेट है आपके पास 2 इन्फिनिटी, यानी 2 भी इसमें शामिल नहीं है और इन्फिनिटी भी शामिल है, और इसके बीच की जो नंबर्स हैं वो आपके पास रियल नंबर्स वो है फंक्शन का हिस्सा होंगे। ठीक है, कोड डोमेन में आपके पास, जैसे कि मैंने कहा, यानी आपके पास फंक्शन है a टेंड्स टू b है, तो आपके पास जो सेट b के तमाम एलिमेंट्स हैं, सेट b इज कॉल्ड कोडोमेन। ठीक है,
यानी सेट बी को हमने कोडोमेन का नाम दिया, और रेंज मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? एग्ज़ाम्पल हम इसको देखते हैं फंक्शन की। यहाँ पर हमने कोई एक्सपोर्ट किया और समझिए ये हमारे पास एक स्क्वायरिंग मशीन है। ठीक है, ये फंक्शन है, तो हमारे पास क्या आउटपुट क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। यानी आपने एक्स इनपुट दे दिया तो आपके पास एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल में क्लियर होगा। फंक्शन के हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फंक्शन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स के हैं या क्वेश्चंस के हैं। Find the domain following function. फॉलोइंग फंक्शंस क्या है क्वेश्चन? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 ऑफ एक्स माइनस 5 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? फाइंड क्या करना है हमने? ये बताना है कि इसके अंदर डोमेन क्या है। ठीक है, तो अब जैसे पहले मैंने समझाया कि आपके पास फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए पहले ये चीज़ देखना पड़ता है कि कहीं फंक्शन अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही इन्फिनिटी की फॉर्म में, 0/0 की फॉर्म में, या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म में, या फिर आयुटा की फॉर्म में, या माइनस अंडर रूट नेगेटिव की कोई वैल्यू। ठीक है, तो ये फॉर्म ना आ रहा हो, बस ये हमने देखना है। ठीक है, अगर इस तरह कोई फॉर्म आएगा तो फिर हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं होगा। अब हम यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल -1 पुट करें तो क्या हो जाएगा? -3। अगर हम -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3 -5 इक्वल टू -8। ठीक है, हमने रियल लाइन पढ़ा था और हमने रियल नंबर्स के हवाले से पढ़ा था। हमारे पास जो फंक्शन है -∞ टू इन्फिनिटी है, यानी एक रियल लाइन है हमारे पास जो -∞ से इन्फिनिटी तक आता है। अब हमने ये भी देखा था कि 0 के बाद जो हमारे पास नंबर आते हैं -1 -2 1 2 3 एंड सो ऑन, ये +∞ तक जाते हैं और ये -∞ तक जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखें यहाँ पे -8 आ रहा है। फंक्शन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि -∞ इस साइड पे जो है वो कोई भी आ जाए, -1 आ जाए, -2 आ जाए, इसी तरह कोई भी चीज़ आ जाए, और उस तरफ भी
कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है। तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि कोई ऐसा अदद ऐसा तो नहीं आता जिसकी वजह से फंक्शन अनडिफाइंड हो। तो हमें तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि फ़ंक्शन जिसकी वजह से इन्फिनिटी 0/0 या इन्फिनिटी या कोई नेगेटिव उसमें आ जाए। अगर -2 पुट करें तो 6 -5 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इन नंबर्स में देखें, इसी नंबर्स यहाँ पे जितने भी नंबर्स आप पुट करते जाएंगे तो फंक्शन उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे इसको इसका सोल्यूशन ये होगा कि डोमेन हमारे पास क्या होगा, डोमेन इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है। यानी डोमेन हमारे पास इसमें तमाम कोई भी रियल नंबर हम पुट कर देंगे तो उसको फंक्शन डिफाइन करेगा। तो डोमेन इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या इसको इस तरह भी लिख सकते हो, एक्स इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, यानी कोई भी रियल नंबर इसके अंदर आप पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, डोमेन कहलाएगा। या फिर यूँ भी लिख सकते हैं, एक्स इज़ एलिमेंट ऑफ, ये सारे नंबर्स इसमें आएंगे सिवाय -इन्फिनिटी, यानी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक ये इसमें शामिल नहीं होंगे। बाकी इसके अंदर जो भी रियल नंबर होंगे वो डोमेन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, f ऑफ x की पावर 2/3, ये इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 2/3 है तो √3 और x स्क्वायर के फॉर्म में लिखें, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखें हम यहाँ पे देखो इसका डिनोमिनेटर वगैरह की कोई ऐसी बात नहीं है, जस्ट अंडर की फॉर्म में। अंडर की फॉर्म में उस वक्त मुश्किल पेश आती है अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर आता, ठीक है। तो चूँकि ये एक इवन नंबर है यानी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो अगर -1 हो, -2 हो एंड सो ऑन कुछ भी हो तो ये हमारे पास क्या रहेगा, इवन ही रहेगा। जब इवन रहेगा तो हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर आने के चांसेस नहीं है। तो फिर अगेन क्या होगा, ये इसमें तमाम रियल नंबर्स इसके फंक्शन को डिफाइन करेंगे, इसके सेट होंगे, यानी एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एक्स इज़ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर लिखो, या फिर एक्स इज़ एलिमेंट ऑफ, मैंने पहले बताया -इन्फिनिटी तो टू इन्फिनिटी यानी +इन्फिनिटी, यानी इसके बीच में कोई भी रियल नंबर होगा वो इसका डोमेन कहलाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। f ऑफ x इक्वल टू 1/x + 2। अब इसमें आपको ख्याल रखना पड़ेगा थोड़ा सा, डिनोमिनेटर की फॉर्म में है और x जो है डिनोमिनेटर में है। अगर हमारे पास, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर x 0 होगा हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, x 2 होगा 4 हो जाएगा, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन x -1 होगा तब भी हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर +2 हो जाए, -2 हो जाए, -2 हो जाए तो फिर क्या होगा, -2 + 2 हमारे पास क्या है, कौन सी फॉर्म बन जाएगी,
1/0 इन्फिनिटी। हमने पहले कहा हुआ है इन्फिनिटी 0/0 यानी अनडिफाइंड कोई भी फॉर्म होगा वो डोमेन नहीं कहलाएगा। तो x की वैल्यू क्या ऐसी होगी जिसकी वजह से इस पर कोई इफेक्ट भी ना पड़े और ये डोमेन की फॉर्म में आए। तो हम क्या लिखेंगे, इसका डोमेन जो है फिर वही होगा x एलिमेंट ऑफ r, तमाम रियल नंबर होंगे -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, लेकिन एक्सेप्ट -2 के। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि x तमाम रियल नंबर्स x हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर आ सकते हैं सिवाय -2 के। अगर -2 आएगा तो क्या होगा, -2 आएगा तो हमारे पास ये अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x इज एलिमेंट ऑफ r एक्सेप्ट -2 के। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन होगा। f ऑफ x इस तरह होगा 4 ऑफ x प्लस 7। इसको सॉल्व करेंगे, किस फॉर्म में लिखते थे हम, 4 ऑफ x प्लस 7 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो तो कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई ऐसा चांस नहीं जिसमें ये वाला साइन आ जाए, इन्फिनिटी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी 0/0 आर नेगेटिव, कोई ऐसा चांस तो नहीं। अगर 0 हो जाए तो भी यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, कोई इशू नहीं। तो इक्वल टू 0 भी हम कह सकते हैं, इसको ले सकते हैं। क्या होगा, 4 ऑफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 -7 और x हमारे पास क्या आएगा, -7/4। क्या था हमारे पास, एक रियल लाइन क्या होती है, -∞ टू इन्फिनिटी अगेन, 0 1 2 3 -1 -2 एंड -3। अब यहाँ पर आ रहा है -7/4, -7/4 x की वैल्यू इससे ग्रेटर होगी या फिर इसके इक्वल होगी। इसका क्या मकसद है, ग्रेटर होगी, असल जो पॉइंट आपको समझाना है वो ग्रेटर हो या इक्वल हो। तो फिर हम किस तरह फंक्शन डोमेन को लिखते हैं, यहाँ पर इक्वल टू यानी 7/4 का मतलब क्या है, 1 पॉइंट समथिंग, माइनस है साइन तो -1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1.4 1.3 जो भी आएगा। बहरहाल इधर समझे एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 7/4, यहाँ पर -7/4। ठीक है, ये एक और बात ये है कि ये इसके अंदर इंक्लूड भी है, इक्वल टू भी है। ठीक, अब -7 से आपके पास एक वैल्यू आपके पास -7 की होगी, जबकि -7 के बाद जो भी एलिमेंट्स आपके पास ग्रेटर देन कह रहे हैं ना, x इज़ ग्रेटर देन यानी x इससे बड़े होने चाहिए, ये भी हो सकता है और इससे बड़े होने चाहिए। तो क्या होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कोई भी रियल नंबर, x इज एलिमेंट ऑफ, ये इंक्लूड है हमारे पास, इंक्लूड होगा तो क्या क्या लिखते हैं हम, 7/4, और इंक्लूड ना हो तो स्मॉल ब्रैकेट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम डोमेन को कैसे लिखेंगे,
इस तरह लिखेंगे, यानी इसका आंसर ये है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, x माइनस टू ग्रेटर देन 0, तो इसका क्या हो सकता है? इसका भी होगा x ग्रेटर देन 2, x माइनस टू ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 2। अब इक्वल टू और ग्रेटर देन, इसमें फिर वही वाली बात है कि 2 है, 2 से ग्रेटर होने चाहिए, यानी 2 इसके अंदर शामिल नहीं होगा। 2 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ से यहाँ तक, 2 के बाद जो भी होंगे इन्फिनिटी तक, तो इसको यूँ लिखेंगे हम x इज़ एलिमेंट ऑफ 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बाकी तो तकरीबन सेम ही थे। क्वेश्चन 6 या 7 कर दिया हमने। f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 5, x माइनस 5 डिवीजन डिवाइड बाई x क्यूब माइनस 4x माइनस 21, क्यूब माइनस 4x माइनस 21। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। हम इसको किस तरह लिखेंगे? अंडर रूट x माइनस 5 को अगर हम इस तरह लिखें, x माइनस 5 इज ग्रेटर देन, अगर ये 0 के इक्वल होगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कोई अनडिफाइंड फॉर्म नहीं हो सकती। तो हम इसको ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू 0 हो। एक तो ये फॉर्म हमारे पास आ गई। दूसरी इक्वेशन हम इसको लिखेंगे x क्यूब माइनस 4x माइनस 21। ये हमारे पास ऑलरेडी पता है, ये हमारे पास और कुछ भी हो सिवाय 0 के, 0 ना, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस से उधर जाके क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। और इसी तरह x क्यूब माइनस 4x, इसको ब्रेक करें अगर हम, x क्यूब माइनस 3 और 4 7, 3 और 7 से कर सकते हैं हम, 3x माइनस 7x माइनस 21 नॉट इक्वल टू 0। x कॉमन लें हम, एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो गया, माइनस 7 कॉमन लें तो x माइनस प्लस सॉरी ये प्लस हो जाएगा हमारे पास, नहीं ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, क्योंकि माइनस वाला साइन है हमारे पास। तो हमारे पास क्या आएगा, ये प्लस आ गया, या माइनस कॉमन लिया तो ये भी प्लस हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 3 हम कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 कॉमन लिया हमने, x माइनस 7 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ठीक है 2 वैल्यूज़ आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 3 अंडर रूट माइनस 3, स्क्वायर उस तरफ जाएगा अंडर रूट बन जाएगा, और x
इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 7, ठीक है, +7 हो गया इस तरफ जाके। अब पहली बात, एक फॉर्म हमारे पास ये आ रही है, x इज़ नॉट इक्वल टू √-3 और यहाँ पर x इज़ नॉट इक्वल टू 7, यानी ये 7 के इक्वल भी ना आए और -3 √-3 के इक्वल भी ना आए। x³ सर यहाँ पे x³ नहीं x² है, x² है यहाँ पर क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास क्या आएगा, x+3, इसी तरह ये होगा और ये x इज़ नॉट इक्वल टू 3, x इज़ नॉट इक्वल टू 3 -3 और x इज़ नॉट इक्वल टू 7, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम किस तरीके से देखेंगे, -2 हमारे पास इंक्लूड नहीं है, इसको किस तरह हमने लिखना है। एक तो है हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, एक नॉट इक्वल टू -3 है, एक जो है वो नॉट इक्वल टू 7 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 -7 -6 -1 एंड सो ऑन, ठीक है। अब एक तो इक्वल टू 5 है और ये नॉट इक्वल टू 7 है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, डोमेन को x एलिमेंट ऑफ इक्वल टू 5 है, तो 5 हमारे पास ऐड है और ये 7 है, +7 है। 7 नॉट इक्वल टू 7 का क्या मतलब है कि 7 इक्वल नहीं है, बाकी इसके अलावा जो वैल्यूज़ इस तरफ है वो सब इसमें ऐड है। 5 हमारे पास ऐड है और ये 7, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 हमारे पास इसके अंदर ऐड है जबकि 7 हमारे पास इंक्लूड नहीं है, ठीक। फिर इनका यूनियन, फिर हमारे पास क्या आ रहा है, 7 नॉट इक्वल टू 7 आ रहा है, फिर आगे इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यानी 7 भी इंक्लूड नहीं है और ये प्लस इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं है। तो इसको, इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं हम, 7 और प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी अगर इनकेस कोई कन्फ्यूजन है तो इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास 5 जो है कह रहे हैं इक्वल है, इक्वल का मतलब है जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है, तो एक तो हमारे पास 5 हो गया। फिर 7 में क्या कह रहे हैं, 7 कह रहे हैं इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं होने का मतलब क्या है हमारे पास, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो सॉल्यूशन सेट बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, इसमें 5 तो ऐड है, 7 ऐड नहीं है, तो हमने क्या लिखा, 5 ऐड है और 7 ऐड नहीं है। फिर इसका यूनियन लिया, 7 जो है हमारे पास ऐड नहीं है और इन्फिनिटी ऐड नहीं है, और इसके बीच के अंदर जो भी रियल नंबर्स हैं वो हमारे पास इंक्लूड है। तो आज यहाँ तक जो हो गए क्वेश्चंस, फंक्शन और फिर डोमेन और को डोमेन। डोमेन क्या होता है, हमने कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर कर लिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसकी प्रैक्टिस करें, उसके अलावा जो बुक्स के भी जो क्वेश्चंस हैं उसकी भी
प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम करवाएंगे, जिसके हवाले से फ़ंक्शन के हवाले से फिर, और फंक्शन के बाद उसका ग्राफ ऑफ फंक्शन और दीगर कुछ टाइप्स के हवाले से हम बात कर लेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक इसको रख लेते हैं। थैंक यू।